नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम एमपीटेट वर्ग 2 साथ ही एमपीटेट वर्ग 1 सीटेट और यूजीसी नेट साथ में जितने भी हिंदी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी जो तैयारी है वो यहाँ पे बिल्कुल ही मुफ्त में करवाई जा रही है। अगर आप हिंदी विषय में रुचि रखते हैं तो ये क्लास अवश्य ज्वाइन करिए। अभी तक हमने रासो काव्य के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं जो रासो काव्य की जो रचना है, पृथ्वीराज रासो साथ में विजयपाल रासो आदि हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं खुमान रासो। तो खुमान रासो जो है, जो हमारे देश में पहले जो मुस्लिमों का जो आगमन हुआ था उस समय जो कवि वगैरह हुए मुस्लिमों में से, उन्हीं में से जो ये रासो काव्य उन्हीं में से निकला हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं खुमान रासो। खुमान रासो के अंतर्गत जो इनके रचयिता है वह है दलपति विजय। खुमान रासो खुमान रासो के रचयिता जो वर्णन करने वाले हैं इस रासो का, रचयिता दलपति विजय के द्वारा इस रासो का वर्णन या रचना की गई। साथ ही 9वीं सदी के अंतर्गत 9वीं सदी में यह विस्तृत हुआ, इसकी जानकारी सभी के सामने आई। साथ ही इस रासो के अंतर्गत 5000 छंदों से युक्त है। यह 5000 छंदों से युक्त, साथ ही युक्त रचना। इसके अंतर्गत राजा राजसिंह का वर्णन मिलता है। राजा राजसिंह का वर्णन मिलता है। साथ ही वर्णन किया गया। अब हम इसके अलावा खुमान रासो जो है, इसके पहले हम बहुत सारे जो रासो काव्य वो पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अब रासो काव्य में जो जो रचनाएं हुई है तथा कौन सी रचना किस विद्वान ने या किस लेखक ने की है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रास काव्य के साथ में थोड़ा हम वर्णन करेंगे। रास काव्य, रास काव्य के अंतर्गत जैन संप्रदाय के जैन कवियों के द्वारा तीर्थकर का तीर्थकर का चित्रण किया गया। यानी कि खुमान रासो के रचयिता तो दलपति विजय है, इन्होंने 9वीं सदी के अंदर इसकी रचना की। साथ ही यह 5000 छंदों से युक्त रचना है।
इस रासों के अंदर राजा राजसिंह का वर्णन है, इनके बारे में ही पूरी जानकारी इस रासों के अंदर मिलती है। साथ ही जो रास काव्य है वह जैन संप्रदाय, जैन कवियों के द्वारा तीर्थकर का चित्रण किया गया है, यानी कि जैसे तीर्थकर जो घूमने के लिए आते हैं उनकी क्या क्या विशेषता रहती है, जो भी उनका वर्णन है वो पूरा इसी के अंतर्गत, रास काव्य के अंतर्गत किया गया है। अब इसके आगे किन्होंने कौन कौन सा वर्णन किया है यह हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम भरतेश्वर बाहुबली जो रचना है वह शालिभद्र सूर्य ने लिखी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही अगला बुद्धिराज शालिभद्र सूर्य कौन कौन सी रचना की गई इन तीर्थकरों के लिए वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की इसमें आपको समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी रचना तथा कौन से तीर्थकर ने करी या फिर कौन से रचनाकार थे उसका। रचनाएं साथ ही रचनाकार। सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली, पॉइंट डालते जाना बढ़िया रहेगा। भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके जो रचनाकार है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। साथ ही अगली रचना बुद्धिरास। बुद्धिरास, इसके रचनाकार भी शालिभद्र सूरी ही हैं। शालिभद्र सूरी ही हैं। साथ ही अगली रचना जो की गई वह है चंदनवाल रास। चंदन वाला रास, इसकी रचना आस्कू नाम से जो एक कवि थे उनके द्वारा की गई। साथ ही इन्होंने एक और रचना करी थी जिसका नाम है जीवन दया रास। जीवन दया रास। इनके अलावा अगले कवि ने जो रचना करी स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास, इसके रचनाकार जीनी धर्म सूरी। जीनी धर्म सूरी। साथ ही इनके अलावा अगले जो है रेवतगिरी रास नाम से जो रासो है, रेवतगिरी रास, इसके रचनाकार विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी, इन्होंने इसकी रचना की है। साथ ही जो अगली रचना है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास, इसके रचनाकार सुमति गुणी।
यह सभी रचनाएं जैन तीर्थकर के बारे में की गई हैं तथा किन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, यही वह है। सबसे पहले जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, यह शालिभद्र सूरी ने लिखा। इसके अलावा इन्होंने एक और रचना करी बुद्धि रास नाम से, इसके भी रचनाकार शालिभद्र सूरी ही हैं। साथ ही चंदनवाला रास, इसके रचनाकार आसगु नाम के कवि हैं, जो जीवन दया रास के नाम से भी इन्होंने एक और दूसरी रचना भी करी। साथ ही अगली जो रचना है स्थूलिभद्र रास, जिसके रचनाकार जिनी धर्म सूरी हैं, इन्होंने ही और भी बहुत सारी रचनाएं की है। साथ ही रेवत गिरिरास, यह रचना विजय सेन सूरी ने की है। साथ ही नेमिनाथ रास जो रचना है वह सुमति गुणी नाम के कवि ने करी है। साथ ही हम अगले जो कवि है उन्होंने कौन कौन सी रचना करी है जैन तीर्थकर के बारे में, वो हम अगली रचनाएं इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप अवश्य बताइए हमें। अगर कोई सा टॉपिक आपको, कोई सी रचना वगैरह में कोई समस्या हो तो आप अवश्य बताइए। अगली जो रचना है कुचली रास, इसके रचनाकार प्राज्ञा तिलक, इन्होंने कुचली रास नाम से एक रचना करी है। साथ ही अगले जो हैं जिनीपद सूरीरास, इसके रचनाकार सार मूर्ति नाम के कवि हैं, जिन्होंने इसकी रचना करी है। साथ ही अगले जो काव्य है रास नाम से जो रचना है गौतम स्वामी रास के नाम से, गौतम स्वामी रास, इसके रचनाकार उदयवंत नाम के कवि हैं। साथ ही अगली जो रचना है पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास, इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके बारे में 2 रचनाएं इनकी पहले लिखवा चुके हैं। शालिभद्र सूरी। साथ ही इसके अलावा रासो काव्य आदिकालीन अपभ्रंश रचनाएं जो हैं वो हम इनके बाद में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक की रचनाओं में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इसके बाद जो रासो काव्य के अंतर्गत आदिकालीन अपभ्रंश भाषा जो थी उसके अंदर जो रचनाएं की गई, उन रचनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास सन 900 ईस्वी के लगभग से स्टार्ट होता है, जो कि कवियों ने अलग अलग साल में प्रस्तुत किया, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो हिंदी हमारी भाषा जो आई है, सबसे पहले ये अपभ्रंश अवधि यानी कि संस्कृत अपभ्रंश, फिर अवधि, उसके बाद में हिंदी आई है जो बाहर, हिंदी के बाद में अब खड़ी बोली भी हम बोलते हैं। ऐसे ही शुरुआत से हम अभी तक की पढ़ रहे हैं। जो अपभ्रंश के जो रचनाकार हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रासो काव्य में आदिकालीन
अपभ्रंश, अपभ्रंश रचनाएं। सबसे पहले परमात्मा प्रकाश, अब रासो काव्य में आदिकालीन अपभ्रंश भाषा की जो रचनाएं थी, सबसे पहले रचना हम पढ़ेंगे, रचना के बाद में जो कवि है उसके उस रचनाकार के बारे में, साथ ही रचनाकार कौन है उसका ये पढ़ने के बाद में हम कौन से शताब्दी में लिखी गई ये उसका भी वर्णन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले रचना, रचना के साथ ही जो रचनाकार है, जो कवि हैं, रचनाकार, इसके बाद उसकी शताब्दी या फिर सन, शताब्दी। सबसे पहले जो रचना है परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश, इसके जो रचनाकार हैं जोइंदू नाम के कवि हैं, जोइंदू, इन्होंने इस रचना को छठी शताब्दी के अंतर्गत, छठी शताब्दी के अंतर्गत लिखा और प्रकाशित किया। साथ ही अगली जो रचना है योग सागर, योग सागर, इसके रचनाकार भी यही जोइंदू नाम के कवि हैं। साथ ही अगली जो रचना है पउम चरिव नाम से रचना है, पउम चरिव, इसके जो रचनाकार हैं वो है स्वयंभू, स्वयंभू नाम के जो कवि थे वही इसके रचनाकार हैं। इस रचना का रचनाकाल है 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। साथ ही अगली जो रचना है रिठ रेणी, रिठ रेणी, रिठ रेणे मिचरिव, इसके जो रचनाकार हैं वह भी स्वयंभू ही है। इसका जो काल है वह भी 8वीं शताब्दी, इसका 6ठी शताब्दी में ही है जो रचना काल या प्रकाशन जो वर्ष है इसका 8वीं शताब्दी में ही है। साथ ही अगली रचना नाग कुमार चरिव के नाम से, नाग कुमार चरिव, इसके जो रचनाकार हैं पुष्पदंत नाम के, पुष्पदंत, इन्होंने नाग कुमार चरिव नाम से एक रचना करी जिसका जो शताब्दी है वो शताब्दी 10वीं शताब्दी है।
10वीं शताब्दी के अंतर्गत यह रचना हुई तथा इसका प्रकाशन हुआ। साथ ही जो छठी रचना है महापुराण नाम से, महापुराण, इसके रचनाकार भी पुष्पदंत ही है और इसका जो रचना काल है वह भी 10वीं शताब्दी है। तो यहाँ तक आप भ्रंश भाषा की जो रचनाएं हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे जो बची हुई रचना है 7वें नंबर से जो रचना स्टार्ट हो रही है वो हम पढ़ने वाले हैं। इनमें कोई समस्या हो तो अवश्य बताइए। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। परमात्मा प्रकाश जोइंदू नाम के कवि ने लिखी है, जो कि 6ठी शताब्दी की रचना है। योग सागर नाम से जो रचना है वो भी जोइंदू ने ही लिखी है, यह भी 6ठी शताब्दी की रचना है। साथ ही पौम चरिऊ नाम से जो रचना है उसके रचनाकार स्वयंभू नाम के कवि है, इन्होंने 8वीं शताब्दी के अंतर्गत इसकी रचना करी। साथ ही अगली रचना रिठरेणी चरिऊ नाम से जो रचना है उसके रचनाकार भी स्वयंभू ही है, इन्होंने यह रचना भी 8वीं शताब्दी के अंतर्गत करी। अगली जो रचना है नाग कुमार चरिऊ नाम से, इसके रचनाकार पुष्पदंत नाम के जो कवि है उन्होंने इसकी रचना करी है, पुष्पदंत, इन्होंने इसकी रचना करी पुष्पदंत ने 10वीं शताब्दी के अंतर्गत। अगली रचना महापुराण नाम से, इसके भी जो रचनाकार है पुष्पदंत ही है, यह भी 10वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रकाशित हुई। अब हम अगली रचना पढ़ने वाले हैं पाहुड़ धोआ नाम से और भविष्यत कहा नाम से। अगली जो रचना है भविष्यत कहा नाम से जो है जो रचना, शायद हम 6 नंबर तक पढ़ चुके थे। भविष्यत कहा, भविष्यत कहा, इसके जो रचनाकार है उनका नाम है धनपाल। धनपाल नाम के जो कवि हैं उन्होंने भविष्यत कहा नाम से रचना करी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के अंतर्गत इसकी रचना हुई, साथ ही इसका प्रकाशन वर्ष भी यही है। अगली जो रचना है पाहुड़ दोहा नाम से, पाहुड़ दोहा, इसके रचनाकार राम सिंह नाम के कवि हैं, राम सिंह। और इस रचना का जो रचना काल है पाहुड़ दोहा का 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। साथ ही अगली जो रचना है उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन, उपदेश रसायन रास, इसके जो रचनाकार है जिन्नी दत्त सूरी के नाम से हैं, जिन्नी दत्त सूरी। जिन्नी दत्त सूरी ने 12वीं शताब्दी के अंतर्गत इसकी रचना करी। साथ ही अगली रचना संदेश रसक के नाम से, संदेश राशक, और इसके जो रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान नाम के कवि हैं जिन्होंने इस रचना को 12वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रकाशित किया।
तथा 12वीं शताब्दी में ही इसकी रचना की। साथ ही अगली रचना प्राकृत पेंगलम नाम से है। प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम नाम की जो रचना है, इसके रचयिता है विद्याधर सारंगधर नाम के कवि हैं। विद्याधर सारंगधर। इन्होंने प्राकृत पेंगलम नाम की जो रचना करी, इसका सन जो है वो प्राप्त नहीं है कि किस वर्ष या कब यह रचना हुई थी, इसीलिए इसको इतना ही याद रखना है। प्राकृत पेंगलम जो रचना है, इसके रचनाकार विद्याधर सारंगधर नाम के कवि हैं। अब इनका रिवीजन हम करते हैं। सबसे पहले जो रचना है भविष्यत कहा, इसके रचनाकार या कवि धनपाल हैं। यह 10वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रकाशित हुई और रचनाकाल भी यही है। साथ में पाहुड़ दोहा नाम से जो रचना है, इसके कवि राम सिंह 11वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रकाशित हुई तथा यही रचनाकाल है। उपदेश रसायन रास, यह जीनी दत्त सूरी नाम के कवि ने उपदेश रसायन नाम से रचना करी। इसका प्रकाशित वर्ष और जो लिखित वर्ष है वह 12वीं शताब्दी ही है। संदेश रासक नाम से जो रचना हुई, इसके रचनाकार अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान, इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। साथ ही अगली जो रचना है प्राकृत पेंगलम नाम से, इसके रचनाकार विद्याधर सारंगधर नाम के कवि हैं। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। अब इसके बाद में जो बचे हुए कवि हैं उनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगली जो रचना है उसका नाम है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन। शब्दानुशासन, इसके कवि का नाम हेमचंद्र है। हेमचंद्र। साथ ही जो रचना काल है वह संवत 1150 है। संवत 1150 यानी कि विक्रम संवत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, 1150 विक्रम संवत। साथ ही अगली जो रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध। इसके जो रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी नाम के कवि हैं। सोमप्रभ सूरी। इन्होंने इसकी रचना 12वीं शताब्दी के अंतर्गत करी। 12वीं शताब्दी तथा प्रकाशन वर्ष भी यही है। साथ ही अगली जो रचना है विशलदेव रासो के नाम से। विशलदेव रासो। विशलदेव रासो, इसके जो रचनाकार हैं वह नरपति नालाह नाम के कवि हैं। नरपति नालाह। इसका जो रचना काल है वह 12वीं शताब्दी ही है तथा प्रकाशित भी यही उसी समय हुई थी, 12वीं शताब्दी। अगली है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो,
इसके रचनाकार चंदबरदाई हैं। चंदबरदाई के नाम से जो कवि है उन्होंने इसकी रचना करी है। तथा पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत जो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका संपूर्ण वर्णन है। इसके बारे में हम अगली जो पहले हमने जो क्लास अटेंड करी थी, जो क्लास में समझाया था आपको, उसमें हम पढ़ा चुके हैं कि इसमें बहुत सारी आलोचनाएं छुपी हुई हैं। चंदबरदाई जो इसका रचना काल है वह 12वीं शताब्दी ही है। 12वीं शताब्दी। बहुत सारे कवियों ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है, बहुत सारों ने प्रमाणिक माना है, बहुत ने प्रमाणिक माना ही नहीं है। ऐसा इसके संदर्भ में वर्णन हमने किया है। साथ ही पृथ्वीराज रासो के बाद में हमीर रासो नाम की अगली कवा जो है, जो रचना हमीर रासो। हमीर रासो तथा जो इसके रचनाकार हैं वह सारंगधर नाम के कवि हैं। सारंगधर। और इसका जो वर्ष है वह 12वीं शताब्दी में यह रचना हुई तथा प्रकाशन वर्ष भी यही है। आज का समय होने के कारण यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। इसमें बहुत सारे कवि और उनकी रचनाएं बची हुई हैं जो कि हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप अवश्य सभी क्लास अटेंड करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक भी हर वीडियो को अवश्य करिए। धन्यवाद।